नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि क्राइम हमेशा लालच या बुरे इरादों से शुरू होता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारी नीतियों ने ही अनजाने में भारत के सबसे कुख्यात क्रिमिनल नेटवर्क की नींव रखी थी? जी हाँ, आज हम समझेंगे कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियों और व्यापारिक प्रतिबंधों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को खड़ा किया और कैसे दशकों बाद एक दूसरे नीतिगत बदलाव ने ही उसकी कमर तोड़ दी। तो चलिए इकोनॉमिक्स और क्राइम की इस कहानी को डीकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी उन नीतियों से जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया, फिर गोल्डन एज ऑफ स्मगलिंग, उसके बाद खूनी संघर्ष का दौर, 1991 के उदारीकरण का असर, एनकाउंटर पुलिस का उदय और अंत में मकोका कानून का वो आखिरी प्रहार। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नीतियां जिन्होंने अंडरवर्ल्ड का निर्माण किया। अब देखिए, कोई भी क्राइम फलने फूलने के लिए एक मार्केट की तलाश में रहता है और ये मार्केट अनजाने में कानून नहीं बना दिया था। शुरुआत होती है 1949 के बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट से, जिसने शराब पर सख्त बैन लगा दिया। लेकिन क्या इससे लोगों ने पीना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। मांग तो अपनी जगह पर कायम थी, बस लीगल मार्केट खत्म हो गया और नतीजा एक बहुत ही बड़ा और भयंकर प्रॉफिटेबल ब्लैक मार्केट रातों रात पैदा हो गया। और बात सिर्फ शराब तक नहीं रुकी। आजादी के बाद घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए कड़े संरक्षणवादी नियम लागू किए गए। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी घड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई कि लीगल तरीके से उन्हें मंगाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन लोगों को ये चीजें चाहिए थीं, तो इस भारी डिमांड और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के बीच जो बहुत बड़ा गैप बना, उसे स्मगलर्स ने खुशी खुशी भर दिया। मुनाफा इतना बड़ा था कि इसने आम अपराधियों को करोड़पति बना दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये अंडरवर्ल्ड कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। 1930 के दशक में अफगानी पठान रिकवरी एजेंट के रूप में काम करते थे। फिर 40 के दशक में सोने और हीरे की स्मगलिंग शुरू हुई। 1949 के प्रोहिबिशन एक्ट ने अवैध शराब को बढ़ावा दिया और 1970 के दशक तक आते आते ये सब एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड स्मगलिंग सिंडिकेट में बदल चुका था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पे, द गोल्डन एज ऑफ स्मगलिंग। इस दौर में एक बड़ा दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिला। पहले एक पुरानी टेरिटोरियल शांति थी। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदालियर ने बिना किसी खून खराबे के मुंबई को अपने अपने इलाकों में शांति से बांट रखा था। लेकिन फिर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी उभर कर आई और ये कोई आम गैंग नहीं था। ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह स्ट्रक्चर्ड था। सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग में जो बेतहाशा मुनाफा था, उसने इन तस्करों को बहुत ताकतवर बना दिया। और मज़ेदार बात यह है कि हाजी मस्तान जैसे लोगों ने बाकायदा अपनी एक रॉबिन हुड वाली छवि बनाई। वो गरीबों की मदद करते थे, खूब दान देते थे। उन्होंने अपराध को एक ऐसा ग्लैमरस रूप दे दिया था जिसे लोग खौफ के साथ साथ एक अजीब सी इज्जत की नज़र से भी देखने लगे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। भाग 3, अ न्यू ब्लडी एरा बिगिंस। साल 1981 ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस एक मर्डर ने अंडरवर्ल्ड का एक सबसे अहम अघोषित नियम तोड़ दिया कि आपसे गैंग वॉर में परिवारों को बीच में नहीं लाया जाएगा। अब ये सिर्फ बिजनेस का झगड़ा नहीं था, ये पूरी तरह से एक खूनी और पर्सनल जंग बन चुका था। इस हत्या के बाद डी कंपनी ने जो पलटवार किया वो बेहद क्रूर था। पुरानी शांति और अग्रीमेंट्स की जगह अब एकदम वायलेंट कॉर्पोरेट स्टाइल वॉरफेयर ने ले ली। और जैसे जैसे ये गैंग्स बड़े हुए, इनका काम सिर्फ स्मगलिंग तक नहीं रहा। एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन रैकेट्स का जाल रियल एस्टेट से लेके बॉलीवुड की चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री तक बहुत गहराई से फैल गया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भाग 4, लिबरलाइजेशन ब्रेक्स द बिजनेस मॉडल। 1991 में भारत एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते ऐतिहासिक एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू किए गए। इस एक कदम ने विदेशी सामानों पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटीज को एकदम से काट दिया। जो सोना, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स पहले स्मगल होकर आते थे, अब वे लीगल मार्केट में सही दामों पर आसानी से मिलने लगे। तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, एक इतने बड़े स्मगलिंग एम्पायर का क्या होगा जब उसका सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्रोडक्ट अचानक से बाजार में
कानूनी रूप से और सस्ते में मिलने लगे। सोचकर देखिए, उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही तो उस टैक्स गैप पर टिका था। इसका जवाब बहुत ही खौफनाक था। जैसे ही स्मगलिंग का मुनाफा रातों रात गिरा, इन सिंडिकेट्स में पैनिक मच गया। अपने विशाल साम्राज्य को बचाए रखने के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो उन्होंने सीधा और हिंसक रास्ता अपना लिया। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये अब छिटपुट अपराध नहीं रहे, ये उनके सर्वाइवल के लिए प्राइमरी टूल्स बन गए थे। भाग 5, एनकाउंटर कॉप्स टेक द स्ट्रीट्स। जब अंडरवर्ल्ड का बिजनेस मॉडल बदला और वो बेहद हिंसक हो गए, तो स्टेट को भी अपना तरीका बदलना ही था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। RDX और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने इस अंडरवर्ल्ड को लोकल गुंडों की कैटेगरी से निकालकर सीधा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। अब ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सरदर्द नहीं था, ये देश की सुरक्षा का मामला था। अदालत की लंबी प्रक्रियाओं से निपटने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीमें मैदान में उतारी। इनमें प्रदीप शर्मा थे, जिनके नाम 312 टारगेट्स थे और जो टाइम मैगजीन के कवर पर भी आए। दया नायक, जो लेजेंडरी 1983 बैच से थे, और विजय साल्सकर, जो अपने साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स के लिए मशहूर थे। अब अरेस्ट करना प्रायोरिटी नहीं थी, खतरा सीधा सड़कों पर ही खत्म किया जा रहा था। 600, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन गैंगस्टर्स और शूटर्स की अनुमानित संख्या है जिन्हें इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मार गिराया या न्यूट्रलाइज कर दिया। इस एग्रेसिव टैक्टिक ने अंडरवर्ल्ड की स्ट्रीट लेवल मसल पावर की, उनकी रीढ़ की हड्डी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। और फाइनली भाग 6, मकोका, द फाइनल ब्लो। सड़कों पर तो सफाई हो रही थी, लेकिन सिस्टम को एक पक्के कानूनी ढांचे की जरूरत थी। 1999 में लागू हुआ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये असली गेम चेंजर था। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी जब्त होने लगी, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, कम से कम 5 साल की सजा और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए। सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल शील्ड और आसानी से बेल मिलने के लूप होल्स थे ना, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मकोका की एक सबसे क्रिटिकल बात थी ये 180 डेज का नियम। पुलिस को अब चार्जशीट फाइल करने के लिए 60 या 90 दिन नहीं, बल्कि पूरे 180 दिन मिलने लगे। इस एक्स्ट्रा टाइम ने पुलिस को बिना किसी दबाव के एकदम फुल प्रूफ और मजबूत केस बनाने की आज़ादी दी, जिससे इन अपराधियों को लंबे समय तक अंदर रखना मुमकिन हो पाया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है, जब आर्थिक नीतियों से बना एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर कानूनी और नीतिगत सुधारों से ढा दिया जाता है, तो क्या अपराध सच में जड़ से खत्म हो जाता है, या फिर वो सिर्फ किसी नए रूप में उभरने के लिए अंधेरे में इंतजार कर रहा होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।